नमस्कार। पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स विद सागर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के 21 मुख्यमंत्रियों पर एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं और पिछले 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। आज हम उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम था चंद्रभानु गुप्ता। 26 नवंबर 1960 को जब संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए तो उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया कि अब किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी चंद्रभानु गुप्ता को लेकर पंडित नेहरू के पास पहुंचे। पंडित नेहरू ने चंद्रभानु गुप्ता से पूछा कि कुछ सजेशन करिए, किसे बनाया जाए मुख्यमंत्री। तो चंद्रभानु गुप्ता ने कहा कि बहुत से लीडर्स हैं, जैसे श्री प्रकाश हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, ये लोग अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो पंडित नेहरू चौधरी चरण सिंह को कुछ खास लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, और श्री प्रकाश का भी नाम उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। और विजय लक्ष्मी पंडित को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो एक परिवारवाद का संदेश जाता, इसलिए उन्हें भी नहीं बनाया। और पंडित नेहरू ने सीबी गुप्ता से पूछा कि आप ही क्यों नहीं बन जाते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। और उस कमरे में बैठी इंदिरा गांधी भी इस बात पर अपना समर्थन दी, और तब चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 7 दिसंबर 1960 को चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। सबसे विचित्र बात यह है कि ये 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये अपना 4 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाए। 5 साल का छोड़िए, 4 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए। 14 जुलाई 1902 को इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ और इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से कंप्लीट की। ये उन एडवोकेट्स की टीम के पार्ट थे जिन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में हमारे क्रांतिकारियों को बचाने के लिए केस लड़ा था। गोविंद बल्लभ पंत भी उस टीम के मेंबर थे और चंद्रभानु गुप्ता भी उस टीम के मेंबर थे। 1952 में पहली बार लखनऊ सिटी ईस्ट से ये पहली बार विधायक चुने गए और संपूर्णानंद की सरकार में ये मिनिस्टर भी थे। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, हेल्थ, इंडस्ट्री और फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर यही थे। इन्हीं को ये सारी मिनिस्ट्री एलोकेटेड थी। 1957 में जब फिर से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उस समय चंद्रभानु गुप्ता एक बेहमौथ लीडर के रूप में देखे जाते थे, एक मॉन्स्ट्रस लीडर के रूप में देखे जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी ईस्ट की विधानसभा से पीएसपी पार्टी के त्रिलोकी सिंह से चुनाव हार गए। उसके बाद डबल सेटबैक तब लगा जब मौदोहा सीट, जो कि बुंदेलखंड की सीट थी, वहां पर उपचुनाव भी हार गए। मिनिस्ट्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री पद भी छोड़िए, विधायक भी नहीं बन सके। और इसके पीछे ऑपोजिशन की ताकत तो थी ही, साथ साथ इनकी पार्टी के भी कुछ मेंबर्स इनके खिलाफ थे और इनको हरवाना चाहते थे। और उसमें से सबसे ऊपर नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद का, जो कि उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके साथ साथ कमलापति त्रिपाठी का, जो कि इनके खिलाफ राजनीति कर रहे थे इनकी ही पार्टी में। हारने के बाद भी चंद्रभानु गुप्ता का जो शिकंजा था उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पर, वो बना रहा, और उसका ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इलेक्शन में ये जीते। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा संकट था
वो था कि सरकार के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। तो जिस दिन इनकी सरकार बनी, पहले ही दिन इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया और कहा कि अब सैलरीज कटेंगी मिनिस्टर्स की, और उसके साथ साथ डिप्टी मिनिस्टर्स की और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, सबकी सैलरीज और उसके साथ साथ अलाउंसेस सब में कटौती हुई। उन्होंने कहा कि जब हम कम खर्चों के साथ उत्तर प्रदेश को संभालेंगे, तभी यहाँ की जनता भी हमें देखेगी और उससे सीखेगी। डर्टी पॉलिटिक्स भी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी थी। इनके साथ साथ इनके खिलाफ 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किए गए और ये कहा गया, ये क्रिटिसिज्म था इनके अगेंस्ट में कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये ना तो विधायक थे और ना ही एमएलसी थे, और इन्होंने एज अ एमएलसी चीफ मिनिस्टरशिप का जो है पद ग्रहण किया। तो उसमें इनके खिलाफ ये बोला गया कि आप एमएलए का पद जीत कर आइए, उसके बाद मुख्यमंत्री बनिए। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को एकदम से खारिज कर दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इनके पास पावर थी कि ये एज एन एमएलसी भी जीत सकते हैं चुनाव और चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी पार्टी के भी मेंबर्स इनके काफ़ी खिलाफ हो गए थे। कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर संपूर्णानंद भी गवर्नर थे राजस्थान के, पर इनके खिलाफ राजनीति उत्तर प्रदेश में कर ही रहे थे गवर्नर द्वारा, जो यहाँ का गवर्नर था उत्तर प्रदेश का, उसको इन्फ्लुएंस में लेकर। और उसी समय 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया, और इंडो चाइना वॉर में जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स थी, उसके साथ साथ जो स्टेट पॉलिटिक्स थी, कह सकते हैं इंक्लूसिवली जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी, उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा इंडो चाइना वॉर का। नेहरू कुछ कुछ कमज़ोर महसूस कर रहे थे और उन्हें अपनी बेटी को प्रधानमंत्री भी बनाना था। तो उनके ही कहने पर के कामराज एक पॉलिसी बनाई, जिसको कहा गया के कामराज प्लान। और उसमें ये कहा गया कि हम पूरी कांग्रेस पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, यूनियन मिनिस्टर्स और जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, इन सबको रीऑर्गेनाइज करना था। तो रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया, मिनिस्टर्स चेंज हुए, मुख्यमंत्री में भी बदलाव आया। पर जब ये बात उत्तर प्रदेश तक पहुंची तो चंद्रभानु गुप्ता ने रिफ्यूज़ कर दिया के कामराज प्लान को। उन्होंने कहा कि के कामराज प्लान एक पाखंड है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा जब तक नेहरू मुझसे खुद इस्तीफा नहीं मांगते हैं। उसके ही कुछ दिनों बाद के कामराज को ही मद्देनजर रखते हुए नेहरू ने इनसे इस्तीफा मांग लिया और चंद्रभानु गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का फिर से प्रेसिडेंट चुना जाना था और फिर से सीबी गुप्ता चुनाव लड़े। इस बार इनके अगेंस्ट में कमलापति त्रिपाठी थे, जो कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। चुनाव हुआ और सीबी गुप्ता फिर से एक बार जीत गए। फिर से समझ लीजिए एक भूकंप आ गया कांग्रेस सिस्टम में। बड़े बड़े नेता मोरारजी देसाई तक को फिर से इंटरवीन करना पड़ा, रीकाउंटिंग करानी पड़ी। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो कोटा था इलेक्शन में, उसका वोट इनवैलिड करार दिया गया और उसके बाद जानबूझकर और खुलेआम सीबी गुप्ता को चुनाव हराया गया और कमलापति त्रिपाठी को विनर डिक्लेयर किया गया यूपीसीसी के प्रेसिडेंट के चुनाव में। 1967 में फिर से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस 14 सीट कम पाई मेजोरिटी से। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी लीडर मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार गिर जाएगी। क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के ही लीडर्स उस समय तक दूसरी पार्टीज बना लिए थे, उसमें से चरण सिंह भी एक थे, और उनके साथ साथ बहुत सारे लीडर्स इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। तो सबको पता था कि मुख्यमंत्री बनना
बड़ा टफ काम है इस समय। चंद्रभानु गुप्ता फिर से एक बार अपना करेज दिखाए और मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार सिर्फ 13 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बन पाए। चौधरी चरण सिंह के ट्रैप में फंस गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश में इतने पॉपुलर नेता हो गए थे कि इंदिरा गांधी भी इनसे डील करने में घबराती थी। एक वाकया हुआ कि चंद्रभानु गुप्ता का 65वां जन्मदिवस था। वो अपना जन्मदिन मना रहे थे। उसमें इंदिरा गांधी भी आई हुई थी और उन्होंने देखा कि 36 लाख रुपए बहुत सारे लोगों ने मिलकर इनको गिफ्ट किया। और 36 लाख रुपए उस समय पर बहुत बड़ा अमाउंट था। इंदिरा गांधी ये देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गई। ये तो काफ़ी बड़ा नेता बन रहा है, इतने पैसे एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। और उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता ने ही बताया कि नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर उमा शंकर दीक्षित इनके पास आए, चंद्रभानु गुप्ता के पास। उन्होंने कहा कि जो स्टेट को हमारी तरफ से फंडिंग होती है, जो पैसे आप तक पहुंचते हैं, उसमें से इंदिरा गांधी भी कुछ मांग रही हैं, अपना कुछ हिस्सा। तो चंद्रभानु गुप्ता ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें एक पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे पीठ पीछे साइलेंटली जो मेरे ऑपोजिशन में लीडर्स हैं, उनकी पार्टी में ही जो उनकी ऑपोजिशन में लीडर्स हैं, उनका साथ देती हैं। ये दर्शाता है कि चंद्रभानु गुप्ता इतने पॉपुलर लीडर थे कि प्रधानमंत्री तक थोड़ा बहुत उनसे घबराते थे। उन्होंने जब रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। 1967 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और 1968 में पहली बार प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग गया। उसके बाद 1969 में मिड टर्म पोल्स करवाए गए और उसमें भी फिर से कांग्रेस विजेता हुई मेजोरिटी के साथ, और फिर से चौथी बार चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस समय यूनियन गवर्नमेंट में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस दो फैक्शंस में बट गई। एक कांग्रेस ओ, जिसमें के कामराज और मोरारजी देसाई, नीलम संजीवा रेड्डी जैसे नेता थे, और एक कांग्रेस आर, जिसकी लीडरशिप इंदिरा गांधी के हाथों में थी। चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री होते हुए भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थी। हड़कंप मच गया राजनीति में उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद संकट इनके लिए भी बढ़ गए, सीबी गुप्ता के लिए भी, क्योंकि इनकी पार्टी में ही बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इंदिरा गांधी के लिए लॉयल थे, और वो सभी बारी बारी इनकी खुद की मिनिस्ट्री से ही इस्तीफा देने लगे। उन्होंने कोशिश की कि अपनी मिनिस्ट्री को एक्सपैंड करें और दूसरे नेताओं को मिनिस्टर बनाए भी, थोड़े दिन सरकार चलाए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी हेल्थ ख़राब हो गई। और 26 जनवरी 1970 को जब ये रिपब्लिक डे की स्पीच देकर वापस आ रहे थे, तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी वजह से इनको फरवरी में इस्तीफा देना पड़ गया। 1974 में फिर से चुनाव लड़े और इस बार इनकी जमानत तक जब्त हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा हुआ करते थे। और जब 1977 में इन दोनों ने, सीबी गुप्ता और हेमवती नंदन बहुगुणा, इन दोनों ने जनता पार्टी ज्वाइन की, तो सीबी गुप्ता ने पूछा कि 1974 में जो चुनाव हुए थे उसमें मेरी हार के पीछे कौन था। तो बहुगुणा ने बताया कि आपकी हार के पीछे पूरा का पूरा कांग्रेस सिस्टम था, और इनका जो बैलेट बॉक्स था
उसको ही चेंज कर दिया गया था, उसको ही स्वैप कर दिया गया था इनको हराने के लिए। पूरा कांग्रेस सिस्टम सीबी गुप्ता के अगेंस्ट में चला गया था, क्योंकि सीबी गुप्ता एक बहुत खतरनाक लीडर साबित हो रहे थे उत्तर प्रदेश में। चंद्रभानु गुप्ता ने कभी शादी नहीं की, वो हमेशा एक बैचलर ही रहे। एक बहुत खास बात है उनकी कि वो कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में रहे नहीं। वो अपना काम वहाँ करते थे, पर रात में अपने रूम चले जाते थे, जहाँ पर हमेशा से वो रहकर पढ़ाई लिखाई किए थे। उनका रूम पान दरीबा लखनऊ में था और वो वहीं पर स्टे करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसे लीडर थे जो 14-15 घंटे काम करते थे। एक्टिवली इन्वॉल्व थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सोशल वेलफेयर में और कल्चरल एक्टिविटीज़ में। उन्होंने मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी बनाई थी लखनऊ में, उसके साथ साथ भारत सेवा संस्थान बनाया लखनऊ में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे उत्तर प्रदेश का। जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे संपूर्णानंद की सरकार में, तब भी कोशिश किए थे, पर इनके ऊपर हमेशा आरोप लगते थे कि ये कॉरपोरेट सेक्टर के लिए थोड़ा इंक्लाइंड हैं। उनसे काफ़ी अच्छी मित्रता है लोगों की, और बहुत सारे लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं इनके मित्र हैं, तो ये कैपिटलिस्ट विचारधारा के नेता हैं, इसलिए ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं। 11 मार्च 1980 को सीबी गुप्ता का निधन हो गया, और उनकी याद में वीपी सिंह ने कहा कि सीबी गुप्ता जैसा नेता उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को एक नई डिफिनीशन दिया, इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई डिफिनीशन दिया। आज के यूथ को, जिनका एक पॉलिटिकल एम्बिशन है, उनको हमेशा अपने फ्यूचर के लिए, अपने बिलीफ में, अपने फेथ में और अपने माइंड में सीबी गुप्ता को याद करना चाहिए और उनको अपना आइडियल मानना चाहिए। धन्यवाद।